लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि 1000 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है आपके मियोसिस से। तो ये जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं वो मियोसिस से बनती है और जिस सेल से बनते हैं इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला है कि जो 4 माइक्रोस्पोर हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं आपके एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो यहाँ पे 1000 की बात हो रही है। तो सीधा सा फॉर्मूला है यहाँ पे 250 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेते हैं या कभी कभार ऑब्जेक्टिव में रहते हैं तो उसमें पूछ लेते। तो उस समय पे आपको इस तरह से डिस्कशन करना है कि जितने भी आपके माइक्रोस्पोर बोले हैं, जितनी भी नंबर है उसमें 4 का भाग दे देना है। तो सीधा सा कैलकुलेट होकर निकल के आ जाएगा कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए होगी। या कभी कभार पूछ लेते हैं कि 1000 या कोई भी नंबर है, रैंडम कोई भी नंबर उठा के बोल देते हैं कि 1000 माइक्रोस्पोर बनने के लिए कितने जो अर्धसूत्री विभाजन है वो चाहिए होंगे। तो इनकी संख्या भी ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि एक बार जब मियोसिस हो रही है तो उसमें क्या है, 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, 4 का भाग देना है। तो इस तरह से इनकी भी नंबर वही निकल के आएगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और मियोसिस अगर पूछी जा रही है तो उसमें सीधा सा आप लोगों को ये याद रखना है कि 4 का भाग दे देना है। 4 से डिवीजन करके जो भी नंबर आपको मिलेगी उससे आप ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए होगी या अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है लघु बीजाणु या परागकण। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद आपका माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु या परागकण का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई देता है उसकी बात करेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो एक ये राउंड स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार संरचना होती है जो कि 2 लेयर से कवर्ड होती है। ये जो 2 लेयर है, सबसे बाहर की ओर जो पाई जा रही है वो बाह्य चूल हिंदी में कहलाती है, इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं इसको। अंदर की ओर पाई जा रही है उसको हिंदी में अंतःचूल कहेंगे, जो कि इंग्लिश में एंटाइन कहलाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जो बाहर की लेयर है ये आपकी एक्साइन होती है और जो अंदर की लेयर पाई जा रही है ये एंटाइन कहलाएगी। तो जो एक्साइन होती है, एक्साइन बहुत ही हार्ड लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन, जो कि रफ होती है, खुरदरी होती है, हार्ड होती है, कठोर संरचना होती है। ये कांटे के जैसे उभार जैसे इसमें दिखाई देती है। तो ये क्या है, ये रेसिस्टेंस देती है जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जो भी परागकण को डैमेज किया जा सकता है एनवायरमेंट के थ्रू, तेज धूप में या किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज को खराब हो सकता है, वो बचाने का काम एक्साइन का होता है। अब जो एक्साइन होती है वो स्पेशल टाइप के मटेरियल की बनी होती है जिसको स्पोरोपोलेनेट कहते हैं। स्पोरोपोलेनेट कभी कभार पूछ लेते हैं एक आध नंबर में, या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा या फिर एक नंबर में रहेगा कि जो एक्साइन होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है। तो वहाँ पे आंसर आपका स्पोरोपोलेनेट रहेगा। तो यही स्पोरोपोलेनेट मटेरियल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी हार्डनेस के लिए या रेसिस्टेंस के लिए। जो वातावरणीय परिस्थिति में ये जिंदा बचे रहती हैं
डैमेज नहीं होते हैं इनके अंदर का डीएनए, वो स्पोरोपोलन के कारण होता है। जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है एंटाइन। एंटाइन क्या है? एंटाइन इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि स्मूथ होती है, चिकनी होती है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई उभार नहीं पाए जाते हैं, और थिन लेयर होती है, काफी पतली लेयर होती है। तो इस तरह से जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें दो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। जो बाहर की लेयर है वो क्या है, काफी मोटी पाई जाती है, जबकि अंदर की लेयर काफी पतली पाई जाती है। जो बाहर की लेयर है यहाँ पे कुछ पोर पाए जाते हैं, दो या तीन पोर पाए जाते हैं। ये जो पोर पाए जा रहे हैं, इन पोर को या इन छिद्र को बोलते हैं जनन छिद्र। तो ये क्या है, ये जनन छिद्र जो जेनरेटिव पोल होते हैं, जेनरेटिव पोल में से आपकी आगे जाके जो एंटाइन होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, ये एक नली के फॉर्म में निकलती है। मान के चलिए कि ये जो पॉलन है, पॉलन में मान के चलिए कि ये एक एंटाइन पाया जाए, तो जब भी इससे जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद जब भी ये फीमेल पार्ट के पास पहुंचेगी, मान के चलिए कि ये यहाँ पे परागकण गिरा हुआ है, तो यहाँ पे जो एंटाइन होती है वो एक नली के रूप में बाहर निकलती है। इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब, या हिंदी में पराग नलिका। पॉलन ट्यूब निकलेगी, तो जो पॉलन ट्यूब निकल रही है उससे निकलने का जो रास्ता है वो जनन छिद्र के थ्रू ही मिलता है। तो इसे जनन छिद्र इसलिए बोलते हैं, जनन का मतलब यहाँ पे किसी चीज को जनरेट करने से है या बनने से है। तो ये ऐसे छिद्र हैं जहाँ पे क्या है, जो एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस छिद्र को या पोर को जनन छिद्र कहते थे। तो जो पॉलन है या जो माइक्रोस्पोर है, ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। इसका मतलब क्या होता है? हमने बताया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब इसमें दो पीढ़ियां पाई जाती हैं। एक हमने बताई थी कि पहली पीढ़ी होती है आपकी दोगुने गुणसूत्र वाली, और दूसरी होती है आधे गुणसूत्र वाली। जो दोगुने गुणसूत्र वाली होती है इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, और जो आधे गुणसूत्र वाली होती है इसे कहते हैं गैमेटोफाइट। हिंदी में कहेंगे बीजाणुद्वैध, इसे बोलेंगे युग्मकोद्वैध। तो जो आधे गुणसूत्र वाली अवस्था है ये इसी सेल से बनना शुरू होती है। इसके पहले जितनी भी सेल प्लांट में पाए जा रहे हैं, बेसिकली प्लांट में मान के चलिए कि ये संरचना है, इसके ऊपर ये बेसिक पत्तियां लगी हुई पाई जा रही हैं। और यहीं पे आप मान के चलिए कि फ्लावर लगा हुआ पाया जा रहा है। ऐसा तो ये जो रूट है इसकी सेल भी 2n है, ये जो पत्ती है इसकी सेल भी 2n है, ये जो स्टेम है इसकी सेल भी 2n है, ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर जिस सेल से मिलकर बना है इसकी सेल भी 2n है। तो पूरे प्लांट में पहली कोशिका वो कौन बन रही है जिसमें की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या आधी है? तो ये जो पॉलन होता है, पॉलन ही ऐसी पहली कोशिका होती है जिसमें क्या है, गुणसूत्र आधे बने हुए होते हैं सबसे पहले, इसलिए इसको कहते हैं पॉलन मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। यानी पहली सेल किसकी है? गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट भी दो तरह के हैं, मेल में बनना है तो मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल में बनना है तो फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो मेल वाले पोर्शन में गैमेटोफाइट बनना है उसकी फर्स्ट सेल होती है। उसके बाद फिर आगे क्या है,
जो आधे गुणसूत्र वाली फेज होती है वो कंटिन्यू करती है, लेकिन इसके पहले कोई आधे गुणसूत्र वाली अवस्था नहीं पाई जाती है, इसलिए पॉलन ग्रेड को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट की सेलिए होती है। एक क्वेश्चन और कभी कभार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो जनन क्षेत्र होता है या जर्म पोर जो होता है, इसके नंबर को लेके पूछ लिया जाता है। एक पॉलन में कितने पाए जाते हैं? जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट में जनरली एक जर्म पोर पाया जाता है, यानी जो पॉलन रहेगा उसके ऊपर आपको केवल एक पोर देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ मान के चलिए, एक पोर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उनमें जो पॉलन बना होता है उसमें क्या है, 3 जर्म पोर देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा कुछ अनुमान कि 3 जर्म पोर पाए जा रहे हैं, यानी 3 साइड से पॉसिबिलिटी है कि जो अंदर की अंतःचूल है ये क्या है, बाहर निकल सकती है, यहाँ से भी एग्जिट ले सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखें। पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसमें केवल एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जिसमें पॉलन की बेसिक संरचना के बारे में है कि 2 लेयर पाई जाती हैं, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन सबसे बाहर की ओर है, एंटाइन सबसे अंदर की ओर पाई जाती है। एक्साइन है वो स्पोरोपोलन की बनी हुई पाई जाती है। एक्साइन पे 1 से लेकर 3 छिद्र तक पाए जा सकते हैं, जिनको जनन छिद्र हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे जर्म पोर। इनको जनन छिद्र या जर्म पोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनसे किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो फॉर्मेशन आपकी जो अंतःचूल यानी कि एंटाइन होती है ये ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलती है, इसलिए इनको जनन छिद्र नाम रखा गया है। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही।